Well, we will more than make up for this delay because, like I said, धमाकेदार performances होने वाली हैं दोस्तों. You know, there are musicians who play instruments and then there are maestros who make them sing, who make them soar. Our next guests weave magic with their hands, and today we are so privileged to be witnessing their extraordinary talents. Ustad Tawfiq Qureshi ji, a master percussionist and composer known for his groundbreaking approach to rhythm, blending classical traditions with global influences. We are also so honored to have with us Bikram Ghosh, an acclaimed tabla virtuoso whose artistry bridges the worlds of Indian classical music and contemporary experimentation. Together, they are all set to put us in a trance of music and beats, and we encourage you to tap along and clap along. They will also be paying a tribute to the legend Zakir Hussain ji, who we lost earlier this year. Please welcome, with a lot of warmth, with a thunderous applause, Ustad Tawfiq Qureshi and Shri Bikram Ghosh. And let's also welcome ABP's Rumana Isar Khan to chair this session. नमस्कार. एबीपी नेटवर्क का आइडियाज ऑफ इंडिया का ये मंच है और इस मंच पर इस वक्त मेरे साथ जो दो खास दिग्गज संगीतकार मौजूद हैं, उनके तारुफ की आप सबको मुझे कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये वो जादूगर हैं जिनकी उंगलियों में जादू है. लेकिन इन दोनों की एक और पहचान है और वो ये कि इन दोनों की शख्सियत में ताल, लय, रोम रोम में बसा हुआ है. जरा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं दोनों महान संगीतकारों के लिए. और वो जो एक अलग अंदाज है दोनों का, वो हुनर जिससे मुझे लगता है बहुत से लोग वाबस्ता होंगे और बहुत से वाबस्ता नहीं भी हैं, उसी से शुरुआत करें. ये वाले माइक काम कर रहे हैं. ओके, ये वाला माइक जरा ऑन करवा दीजिए प्लीज. तौफीक भाई, आपसे पूछना था. क्या पूछ रहे हैं आप? आपको ये धाती धागे ना धागे थूना कहना कैसा लगता है? मुझे एक्चुअली गिना धागे ना धागे तीना गिना ज्यादा अच्छा लगता है. लेकिन कृतिकता किट धिन्य धा किड़तक थुन नातिट धा कृधान कृतिकता किट धिन्य धा धा गणतक तरी गणतक धा धा गणतक तरी गणतक दिन दिन तकट दिन तकटता दिन दिन तकिट रोमाना जीता तक दिन तकट एबीपी तकट धा गिन तकिट तक दिन तकिट धा कॉन्क्लेव तकट क्लेव तकट तक दिन कॉन्क्लेव तकिट दिन दिन एबीपी लाइव ता तिंग तकट ता 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 दिन दिन तकिट ता दिन तक तकिट दु चिक तक चिक दुम 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 चिक तक दुम चिक तक दुम चिक तक दुम चिक तक अब आप समझ गए होंगे कि ये सेशन कैसा रहने वाला है, क्योंकि अभी जो आपने हुनर देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर था. पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, और पिक्चर अगर देखनी है तो जरा एक बार फिर से जोरदार तालियां दोनों गुरुओं के लिए. अब मुझे ये बताइए कि आप दोनों इतने बड़े बड़े संगीत घरानों से ताल्लुक रखने वाले जी, तो ये जो संगीत है और ये जो सवाल जवाब का अंदाज था, ये विरासत में, मतलब वो कहते हैं ना कि खून में शामिल था, या फिर इसके लिए मशक्कत करनी पड़ी, मेहनत करके हासिल किया? पहली बात तो मैं ये आप सबसे बहुत मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे आज एबीपी लाइव पे इस समिट में मुझे बुलाया गया है, आइडियाज ऑफ इंडिया. मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं. आई एम वेरी ऑनर्ड. और दूसरी बात यह है कि जो अभी हम लोगों ने किया, ये हमारे घर में रोज चलता रहता था. ये हमारे अम्मा और अब्बा के बीच में भी ये बातें ऐसी ही होती थी. समझ लेते थे, समझ में आ जाता था. बिल्कुल बिल्कुल. हमारी अम्मा को भी समझ में आ जाता था कि हमारे अब्बा क्या कहना चाहते हैं.
वो इसी भाषा में बात करते थे। बट मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ कि जहाँ उस्ताद अल्लाह रखा और उस्ताद जाकिर हुसैन थे। तो मैं ये जो चीज़ें आपने देखी हैं ये हम लोगों को मेहनत से तो मिली है, लेकिन थोड़ा हमें ये विरासत में भी आ गई है, ये हमारे जीन्स में भी ये चीज़ थी, तो शायद हम इसको और अच्छे से समझ पाए और इसको और अच्छे से हम लोग कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तौफीक भाई, ऐसा है कि देखिए, जब विरासत में कुछ मिलता है तो उसके साथ बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, क्योंकि सारे जो बच्चे हैं बड़े उस्तादों के, वो सारे सक्सेसफुल नहीं होते। तो वो जो एक टेंशन रहता है, वो एक बर्डन भी हो जाता है। कभी कभी आपको लगता है कि होगा क्या नहीं होगा। और मेरे साथ तो पहला जो 5 साल था, 6 साल था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि सब पिताजी के साथ कंपैरिजन चलता था। तौफीक भाई के साथ भी हुआ होगा यही चीज़। और आहिस्ता आहिस्ता आपको अपना जो आवाज़ है, आपके अपने साज का जो आवाज़ है, वो मिलने लगता है। एंड यू फाइंड एंड यू डिस्कवर इट। और ग्रेजुअली वो कभी कभी वो दिन आ जाता है कि आपको भी लोग पहचानने लगे, आपको भी लोग बोलने लगे कि वाह आप भी अच्छे बजाते हो। बट इट्स नेवर विदाउट द ग्रेस ऑफ द गुरुज। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट जो भी आज मिला है वो गुरुओं के आशीर्वाद से मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या, जैसे अभी कहा, हम लोग तो बचपन में रेंगते रेंगते उसकी सांस की तरफ हमारा अट्रैक्शन होता था, और जाके हाथ मारना, पैर मारना, और वही क्या, कुछ भी चीज़ हाथ में आ जाती तो हम लोग शुरू कर देते थे अपना ताल की कहानी। जी, मैं बिल्कुल उसी पर आना चाह रही थी कि जी। आप लोगों ने तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता, तो उसी तरीके से घर में जब आंख खोली तो कान में सबसे पहले वही तबले की आवाज आप लोगों की पड़ी। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको खुद, दोनों से ही मेरा एक सवाल है कि आपको खुद कब लगा कि हाँ यही मेरी कॉलिंग है? देखिए, एक पहले छोटा सा एक मेरे जिंदगी का कहानी आपको बताते हैं कि मेरे पिताजी फर्स्ट जनरेशन तबला प्लेयर थे। तो उनको लगा था कि बच्चे को बिल्कुल तबला बजाना है। अच्छा। जो भी करे इनको बजाना है। तो वो क्या करते थे, जब मेरा आई वॉज लिटरली क्रॉलिंग, तब मुझे एक तबला के चक्रव्यूह में डाल देते थे, चारों तरफ तबला। और उनको ये लगता था कि अगर मैं कैसे भी पहुंच जाऊं, उससे निकलना चाहूं, तो कहीं ना कहीं थाप मारूंगा और उस थाप से मुझे अट्रैक्शन हो जाएगा और मैं आई विल फॉल इन लव विद द इंस्ट्रूमेंट। और वही हुआ। लेकिन देखिए, इसके बाद जो जर्नी होता है, दैट जर्नी इज अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी, आर्डुअस है, क्योंकि ये साज मुश्किल साज है। आपको इसके साथ जुड़े रहना है, रियाज करना है, सीखना है, इसको डेवलप करना है। तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर। बट गोल ये है कि इसको सिंप्लीफाई करके कैसे पेश किया जाए। अभी हम लोगों ने जो किया आपके सामने, ये एकदम सिंपल लगा, लेकिन इसके अंदर 30 साल रखा हुआ है। बिल्कुल। तो इस पर मैं आऊंगी, लेकिन सर मुझे आप ये बताइए कि जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग जो अपने बच्चों को बहुत काबिल बनाना चाहते हैं, उनकी काबिलियत दिखाना चाहते हैं, तो घर में कोई मेहमान आ जाता है, छोटा सा बच्चा होगा, हमारे बेटे को तो 25 का टेबल आता है, सुनाओ बेटे, ठीक है, हमारे बेटे ने तो वो पोयम याद कर रखी है, सुनाओ बेटे। तो यहाँ तो मामला संगीतकारों के परिवार का था। तो जब बेटे थोड़े थोड़े बड़े हो रहे थे, तो बेटे साहब की काबिलियत दिखाने के लिए जब घर में मेहमान आया करते थे, तो फिर क्या फरमाइशें होती थी? नहीं, देखिए, म्यूजिशियन घरानों में ये ज़रूरी नहीं कि ऐसी नुमाइश हो कि देखिए मेरे बच्चे को, देखिए वो कैसे बजा रहा है, क्या कर रहा है। वो हम लोग जो आते थे ना, वो खुद ही पूछते थे, अरे तौफीक तुम क्या बजा रहे हो, ज़रा बजा के सुनाओ। सुनाना पड़ता था तो भाई फिर अब्बा जी बोलते थे, अच्छा बेटा वो कायदा सुना दो, ये कायदा सुना दो। इस मामले में मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। बहुत साल पहले की बात है कि मेरे पिताजी ने सिखाना शुरू कर दिया। जब वो 70s क्रॉस कर गए, 72, तो उन्होंने थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, बाहर ट्रैवलिंग करना कम कर दिया, बजाना भी, और सिखाना शुरू किया उन्होंने। वैसे सिखाते तो वो बहुत पहले से थे, बट वो प्रॉपरली एक स्कूल जगह पे लेके, तो एक महाशय आए उनके पास और उन्होंने कहा कि ये मेरा बच्चा बजाता है, बहुत अच्छा बजाता है। तो अब्बा जी ने कहा अच्छा ठीक है, इसको ज्वाइन करा देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उसको सुने ज़रा। तो बोला ठीक है। अच्छा, वो बेचारा 8-9 साल का बच्चा था, बजाया, अच्छा हाथ था उसका। तो मैं भी बैठा था साथ में, तो मेरे अब्बा जी ने कहा इसको स्कूल में दाखिला दे दो, नाम लिखा दो इसका। तो अगला सवाल जो था उनका, वो कह रहे हैं, बोले हाँ साहब, मेरा बच्चा जाकिर भाई जैसा कितने सालों में बजाने लगेगा? ओफो।
तो मेरे अब्बा जी ने मेरी तरफ देखा, बोले देखिए ये है, इससे बड़ा भी एक है। मुझे ये नहीं पता कि ये कब उसकी तरह बजाएंगे, तो आपके बच्चे के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। आपसे तो नहीं कहा गया रहने दो, नाम काट दो इसका? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा। कुछ लोग बड़े वो रहते हैं, तो क्या है, नुमाइशी क्या है, हम लोग तो मतलब, और हमारे इसमें ऐसा होता था कि कोई आता था ना, तो हम खुद इतने उत्सुक होते थे किसी को सुनाने के लिए, अरे अब्बा जी ने हमें ये सिखाया, ये चक्करदार आप सुनिए। मेरे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कि मेरा जब 9 साल उम्र था तो मैंने पहला कॉन्सर्ट किया अपना। 9 साल की उम्र में? 9 साल की उम्र में। तो चाइल्ड प्रोडिजी आप। एडल्ट ट्रेजिडी नहीं है ये, बड़ा अच्छी बात है। जरा तालियां हो जाएं। 9 साल की उम्र में पहला कॉन्सर्ट। जी नहीं, लेकिन सुनिए क्या हुआ फिर। 9 साल की उम्र में मैंने बजाया और काफ़ी लोग थे, अच्छे लोग थे, म्यूजिशियंस थे, सो मे बी 100-150 पीपल वर देयर, और सबने सुन के बहुत बोला कि अरे वाह बच्चा क्या बजा रहा है और क्या बजा रहा है। पिताजी को बोला आपका बच्चा क्या बजा रहा है। घर आए और मेरी तरफ ऐसे देखे, ऐसे हिज आईब्रोज वर बेंट, और बोले अब 10 साल नहीं बजाने का है। अरे, क्योंकि उनको लगा कि अभी इससे लगाव हो जाएगा, ये जो प्रशंसा है, जो तारीफ है, इससे लगाव हो जाएगा और रियाज नहीं करेगा। तो 10 साल बंद करा दिया मेरा, मैंने बजाया ही नहीं कहीं 10 साल में। उसके बाद स्ट्रेट 19 में बजाया। देखिए ये जो होती है ना, ये गुरु की सच्चाई है। ये गुरु की सच्चाई है कि वो उन्होंने सोचा कि नहीं, इसको अभी से ये आदत नहीं होनी चाहिए। जैसे बहुत साल पहले मैं जब 18-19 साल का था, तो मैंने कॉन्सर्ट बजाया एक सरोद वाले के साथ। तो बाद में मैंने घर पे आके पूछा मेरे पिताजी से, मैं अकम्पनिस्ट था, तो मैंने पूछा अब्बा जी आपको कैसे लगा? बोले तुम अकम्पनी कर रहे थे कि सोलो बजा रहे थे? मतलब अकम्पनीमेंट का एक अलग एक उसकी एक अलग डिसिप्लिन होती है। आप ऐसे बजा रहे हो कि जैसे कि आपका सोलो है। ये सच्चाई एक गुरु ही किसी को बता सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपने कहा, हमारे घर में, इनके भी और मेरे भी घर में, एक सच्चाई से बताया जाता था कि तुम्हें क्या सीखना है, तुम्हें क्या बजाना है। तो सच्चे कला के साधक थे और ऐसे माहौल में आप लोगों की परवरिश हुई। लेकिन साथ ही साथ जिम्मेदारी और एक तरीके का दबाव भी कि साहब उस्ताद अल्लाह रखा खान घर में मौजूद हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब घर में मौजूद हैं, शंकर घोष साहब घर में मौजूद हैं। तो फिर वो एक एडेड प्रेशर वो भी महसूस हुआ? एक्चुअली मुझे तो नहीं महसूस हुआ, क्योंकि हमारे घर में हमें हमेशा एनकरेजमेंट ही मिली है और एक डिसिप्लिन भी था, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन मैं जैसे जैसे बढ़ने लगा ना, मैंने नॉट ड्यू टू एनी प्रेशर, मैंने क्या देखा कि मेरे घर में जो संगीत हो रहा है उसका A to Z अभी मेरे लिए ख़त्म हो गया है। कैसे? A फॉर अल्लाह रखा, Z फॉर जाकिर हुसैन, हो गया ना, ख़त्म हो गया। अभी नया क्या करना है मुझे? अगर किसी के सामने आना है, मैं ये चाहूँ कि लोग मुझे पहचाने, तो मुझे अपनी एक अलग भाषा बनानी पड़ेगी या एक अलग माध्यम बनाना पड़ेगा। तो बहुत अर्ली इन माय लाइफ मैंने ये एक सोच लिया कि नहीं, ये साज मैं बजा सकता हूँ, लेकिन मुझे इस पे जो मेहनत करनी है वही मेहनत मैं किसी और जगह पे करके अपनी एक अलग जगह बनाने की कोशिश करूं। तो मैं फिर उसमें लग गया। तो ये प्रेशर की वजह से नहीं है, ये सिर्फ इसकी वजह से कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी जैसे एक होता है ना कि भाई कोई अपनी एक अलग लकीर खींचनी है। कैसे होता है कि कोई शादी करता है तो सोचता है नहीं, मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहूंगा, मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाऊंगा, मैं अपना घर खुद बनाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको उसके पेरेंट्स घर से निकाल रहे हैं, वो ये है कि भाई मैं अपनी जगह इस दुनिया में अपना एक स्थान बनाना चाहता हूँ। तो कभी भी प्रेशर मेरे ऊपर तो नहीं था। जी आपके ऊपर नहीं। एक सेकंड, उस्ताद तौफीक कुरैशी साहब ने जो खुद को रीइन्वेंट आप किया, पहले तो ना ये उस्ताद निकाल दीजिए, गलती से लगा दिया है, ये गलती से लगा दिया गया हम लोगों है। की। और ये लीजिए, आप ये लीजिए, मेरे लिए क्या होता है, मैंने ये रहा पेन, जो आपकी इच्छा है वो करके दिखा दीजिए आप यहाँ पर। मैंने इनसे कहा, मैं करता हूँ, मैंने इनसे कहा कि शायद लोग मेरे नाम के आगे उस्ताद इसलिए लगाते हैं क्योंकि मेरे बाल जल्दी सफेद हो गए, मुझे अभी कलर लगाना पड़ेगा। तो आप नीचे कह रहे थे ना कि तो ये कलर मैं यही लगा देता हूँ। चालू है पेन? जी जी बिल्कुल। इस पे ये नहीं चाहिए हमें, बस सिर्फ तौफीक कुरैशी। मैं आपको बताता हूँ मेरा नाम किसने रखा है। मेरे घर में उस्ताद जाकिर, उनको मैं उस्ताद बोल सकता हूँ, उनका नाम और मेरा नाम एक बहुत बड़े गायक ने रखा है जिनके साथ हमारे अब्बा जी बहुत बजाया करते थे। उनका नाम था उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब। तो उन्होंने मेरा नाम रखा, तो उनको रिस्पेक्ट देते हुए मुझे सिर्फ तौफीक कुरैशी बोलिए।
और कुछ यही हाल विक्रम सर का भी है, वो भी कह रहे हैं कि उनके नाम में पंडित नहीं लगेगा और नहीं, बिल्कुल इसीलिए नहीं। उन्होंने वो नहीं लगवाया और शायद नहीं, ये हम लोग का तरीका है रीइन्वेंट करने का। नहीं, खुद को। देखिए हम लोग का जो हमें वी थिंक कि हमारा जो टीजी है वो बड़ा यंग है। वी वांट यंगस्टर्स टू आल्सो फॉलो अस एंड एंजॉय आवर म्यूजिक, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम ऐसे पेडेस्टल पे खड़े हो जाएं कि वहां अनरीचेबल हो जाए। तो और नाम ही काफी है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रीफिक्स। आई वुड लाइक टू आंसर योर क्वेश्चन अबाउट द बर्डन। जी। मेरे साथ अलग था। अच्छा। मेरे साथ बर्डन था, काफी जबरदस्त बर्डन था, क्योंकि मैं तो तबला ही बजा रहा था और तबला बजा रहा था जब शुरुआत में आफ्टर 19 में शुरू किया, जब प्रोफेशनली बजाना। तो मुझे एक किस्सा तो याद है कि मैं एक तबला सोलो बजाया और ऑडियंस ऐसे थे कलकत्ता में, और आफ्टर द सोलो एक एल्डरली जेंटलमैन उठ के सीट से, और ये कलकत्ता में होता भी है, सीट से खड़े होके बोले कि बहुत अच्छा हुआ लेकिन पिताजी जैसे नहीं हुआ। सो इन द हॉल, इन अमिडस्ट एवरीबडी ये हुआ। तो आई केम बैक वेरी डिजेक्टेड, और पिताजी को मैंने बोला कि ऐसा हुआ। तो पिताजी ने खुद मुझे बोला कि यू नो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम मुझे कॉपी कर रहे हो। तुम मुझे कॉपी करोगे तो कभी तुम्हारा अलग अस्तित्व नहीं होगा। आपको अपना वॉइस तबले में ढूंढना है कि आप हो कौन। विक्रम घोष कौन है, वो अगर शंकर घोष के कॉपी है तब नहीं बनेगा बात। सो वहां से एक जर्नी चालू हुआ, जो कुछ 4-5 साल बाद पीपल स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग मी फॉर द स्टाइल आई वाज प्लेइंग, क्योंकि उसमें कुछ फर्क मैं लाया। तो इट इज ऑलवेज अ ट्रिकी मैटर बीइंग अ चाइल्ड ऑफ अ ग्रेट फादर। ये सरल बात नहीं है। तो आपने बिल्कुल बजाने का जो अंदाज था उसको तब्दील किया, वहां पर खुद को रीइन्वेंट किया। और सर आपने तो तबले की बजाय वो इंस्ट्रूमेंट जो आप देख रहे हैं ना जिस पर पर्दा डला हुआ है, अफ्रीका का जेम्बे है। हाँ, अभी पर्दा हटेगा और जब वो पर्दा हटेगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सुरों का जादू उसमें से निकलेगा। बता दीजिए जरा पहले उसके बारे में। जी जी, मैंने सोचा कि ये एक साज ऐसा है कि जिसमें जो मैंने मेरे पिताजी से सीखा है वो मैं इस पे ट्रांसपोज कर सकता हूँ। बिकॉज कैसा है ना कि हमें 3 फ्रीक्वेंसीज लगती हैं, बेस, मिड्स, हाइज। वो इस जेम्बे में वो है, तीनों फ्रीक्वेंसीज मुझे मिलती हैं। तो जैसे मैंने कहा, मेरे लिए एक्चुअली मैंने तो सोचा यही था कि मैं अलग रास्ता ले लूँगा, लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया रोमना जी कि ये रास्ता मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल था। बिकॉज इस पे मुझे पूरा ट्रांसपोजिशन करना था ना, धा कैसे बजेगा, धिन कैसे बजेगा, ता कैसे बजेगा, तिरकट कैसे बजेगी। तो ये पूरा ट्रांसपोजिशन करने में मैं सोचते लगा कि शायद मैंने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। लेकिन चलिए, वो क्या है ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो उसका मदद मिला, अब्बा जी का आशीर्वाद था कि मैं इसके पीछे लग गया और बस आज आपके सामने हूँ ये साज लेके। क्या बात है, सिफर से सफर की शुरुआत की और देखिए आज किस बुलंदी पर हैं सर। लेकिन जिस बात का जिक्र आप दोनों कर रहे थे, ये जो नाम से उस्ताद काट दिया गया है आप सबके सामने, और वहां तो पंडित लगाने ही नहीं दिया गया है पहले ही, तो ये एक जुड़ाव जो आप आज की जनरेशन के साथ कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इसमें वो रिदम, वो लय, वो ताल जो दिल से निकलती है और फिर वो दिल को छूती है, जरा वो हो जाए। देखिए, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, ये वाला माइक ऑन करें, ऑन कीजिए। ये वाला नदीम भाई, कॉर्डलेस दूसरा ऑन कीजिए। हाँ जी, ये माइक ले सकता हूँ? स्विच ऑन द टच प्लीज। ये दिल की धड़कन जो है, और हम लोगों का मानना ये है, हम दोनों का और मेरा ही क्या, जितने भी रिदम वाले नदीम, मानना यही है कि जो रिदम है वो हमारे अंदर रहता है। हमारे अब्बा जी हमें हमेशा कहते थे कि पहले कोई भी चक्करदार, कायदा, तिहाई याद कर लो और बजाने से पहले अपनी सांसों में उसे महसूस करो। अच्छा। अपनी सांसों से वो निकालने की कोशिश करो, वो सांसों में बस जानी चाहिए। तो हम यही फील करते हैं कि जो लय है, जो ताल है, वो रजीम जी ये दूसरा भी ऑन कर दीजिए। हाँ, ऑन कर दिया जी। नदीम, कैन यू स्विच ऑन द टच माइक प्लीज? हाँ, वो टच माइक उनका ऑन कर दीजिए। ऑन कीजिए। जो इट्स ऑन, इट्स नॉट। सो हम जैसे आपने कहा कि जैसे दिल की धड़कनों में और सांसों में हम ताल को और लय को महसूस करते हैं,
तो दिल की धड़कनों में तो वो बताएंगे कैसे महसूस करते हैं, मैं सांसों में कैसे महसूस करता हूँ। इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने देता हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो चीज़ है, ये सबसे पहले मेरे बचपन में मैं देखता था, पंचमदा का कुछ भी गाना आता था, दुनिया में लोगों को, तो मैं इस गाने से इतना प्रभावित होता था कि दिन भर मैं घर में यहाँ से वहाँ भागता रहता था ऐसे करते हुए। तो उसका मैंने सोचा, जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ऐसा किया जाए कि इसी से एक लय बने, एक ताल बने। तो एक सांस से दूसरी सांस जुड़ती है और एक ताल बनता है, जिंदगी की ताल, जिंदगी की। आई कॉल इट द रिदम ऑफ लाइफ। ये सांसों की ताल थी, और सांसों की ताल के बाद अब बारी है दिल की धड़कन की ताल सुनने की। अब जरा दिल थाम लीजिए। वो कबीर जी का है ना जी, अजपा जाप जपो भई साधु, सांसों की कर लो माला। क्या बात है। अजपा जाप जपो, तो ये सांसों का एक मैं माला आपके सामने पेश किया। अब दिल की धड़कन ये बताएंगे। देखिए, सारे रिदम जो है वो असल में ह्यूमन बॉडी के अंदर पहले से ही है, और हमारे जिंदगी में हम जिंदा हैं ये कैसे पता लगे? हार्ट बीट, ये माइक्रोकॉज्म है। सारे दुनिया का जो रिदम है, आप अगर देखें, ताल में बंधा हुआ है। 24 घंटे का दिन है, 365 डेज अ ईयर, हैलीज कॉमेट कमिंग बैक एवरी 75 ईयर्स, सारा कुछ ताल में बंधा हुआ है। लेकिन ये मैक्रोकॉज्म है। माइक्रोकॉज्म जो है वो अपने दिल के अंदर है। और कैसे है? वो दिल की धड़कन है, उसी से पता लगता है कि आप जिंदा हो। जैसे आप अगर अपने आप को टैप करके देखें तो ऐसा आवाज निकलेगा, आपका नहीं निकलता है। बहुत स्ट्रांग है आपका दिल सर। हाँ, मतलब आज स्ट्रांग ज्यादा होगी यहाँ एबीपी कॉन्क्लेव में आके। अब पकड़िए। क्या बात है, क्या बात है। सर, इसे कहते हैं, आपने ड्रम एंड बेस सुना होगा, ये है ड्रम एंड फेस। We have to face up to all the challenges. ये सुर, ये ताल, ये लय, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आप सबकी जिंदगी में भी ये यूं ही बरकरार रहे, क्योंकि ये जीवन की लय है, ये जिंदगी की लय है, जिंदगी की उमंग है। और मुझे लगता है यहाँ दर्शकों को ये भी जानना चाहिए कि आप लोगों का एक नया एल्बम रमता जो आप दोनों लेकर आ रहे हैं, जरा उसके बारे में आप दर्शकों को रमता का बताइए। नामकरण जो है ये तौफीक भाई ने दिया, और इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्कैंशन है। तौफीक भाई आप बताइए, स्कैंशन क्या है? नहीं, इसका क्या है, रमता जो है, रमता मतलब प्लेफुलनेस, और विक्रम का रम है और तौफीक का ता है, तो रमता ये बन गया एल्बम हमारा। और हम लोगों ने ये
एल्बम अभी इस बार रिलीज़ किया है। ये काफ़ी वक्त से हम लोग की बातचीत हो रही थी कि हम लोग इसको करेंगे। हम दोनों परकशनिस्ट हैं, तो ये मैंने सोचा कि अगर जब इन्होंने मुझे पूछा कि भाई तौफीक ये करते हैं, तौफीक भाई ऐसे दादा बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि परकशनिस्ट हम दोनों जो है, हम दोनों बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपने जो इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट्स तो बजाते ही हैं, लेकिन ये भी वॉइस से करते हैं, बॉडी परकशंस करते हैं। कोई भी चीज़ इनके हाथ में दे दीजिए, बजाना शुरू कर देंगे, मैं भी वैसा ही हूँ। तो मैंने सोचा अगर रमता का एक एल्बम आना है तो वो विक्रम घोष जी के साथ ही होगा, और मैं इनके काम को एडमायर भी करता हूँ सालों से। तो इसलिए रमता अभी रिलीज़ हो गया है, इट इज़ देयर ऑन ऑल ऑडियो प्लेटफॉर्म्स। तो आप लोग प्लीज़ जाके उसे सुने, लाइक करें और हमें आशीर्वाद दें आपका। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि परकशन बेस्ड एल्बम बहुत साल बाद आया। वन डजन, इनफैक्ट 25 इयर्स बैक तौफीक भाई का एल्बम रिधुन आया था। रिधुन मैंने किया और था। 24 इयर्स बैक मेरा रिदमस्केप आया था। बिल्कुल। और अभी रमता, और हमने इंटरेस्टिंग सी बात है, कोइंसिडेंटली तौफीक भाई नोटिस इट यस्टरडे, तीनों एल्बम का नाम आर से है। तो आरआरआर का बड़ा आरआरआर जोर शोर है। ब्लॉकबस्टर रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये रिदम एल्बम जो है उसे भी जनता इतना ही प्यार करेगी। लेकिन जो मैंने पहले कही थी बात कि साहब इन दोनों की सिर्फ उंगलियों में जादू नहीं है, आप देख रहे हैं ना कैसे इनके रोम रोम में संगीत रचा बसा है। और वो जो पहले सिर्फ एक ट्रेलर था, अब बारी आ गई है रमता का वो हिस्सा सुनाने की दर्शकों को, जिसको सुनकर दर्शक झूम उठेंगे। जी बिल्कुल, कोशिश करते हैं आप लोग बिल्कुल। सामने थोड़ा कुछ हाँ जी। बजाने के लिए। तो आप लोग की इजाजत हो तो थोड़ा सा जी, इजाजत। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू। हमारे साज वहां लगे हुए हैं। सर दादा वो टाइम जितना है उतना ही बजा दो। ठीक है, चलिए स्टार्ट। हमारे पास टाइम बहुत कम है। बोलिए हम लोग सिर्फ हाँ उतना ही, थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये जो हमारा रमता का एल्बम है, और ये अभी यहाँ आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले ही एक ऐसे व्यक्ति को खोया है हम लोगों ने, आप लोग भी जानते ही हैं उनको, जो हम दोनों के लिए बहुत उनकी एक अहमियत थी। मेरे लिए, हम दोनों के लिए क्या, जो ताल से जितने भी कनेक्टेड लोग हैं, जो म्यूज़िक से कनेक्टेड है, उन सब के लिए उनका बहुत एक महत्वपूर्ण रोल रहा है ज़िंदगी में सबके। और वो है हमारे बड़े भाई साहब उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब। तो ये जो हम अभी बजा रहे हैं, ये उनको हम समर्पित करते हैं, समर्पण। और रमता का एल्बम भी उन्हीं को समर्पित रहेगा और है। और ये जो अब हम अभी आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये भी उन्हीं को समर्पित है। तो उनको याद करके हम थोड़ा सा बजाते हैं। Could I have some low end on the baya, a little level of the baya? हाउस में दीजिए और मॉनिटर में भी दीजिए, और थोड़ा।
उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा और आप लोग हमें आपका आशीर्वाद देंगे और रमता आप लोग जाके सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और वाकई में उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के लिए इससे बेहतर समर्पण उनको और अर्पण नहीं किया जा सकता था जो इस जोड़ी ने अपनी शानदार जुगलबंदी के जरिए किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सो मच। Thank you so much for being such a wonderful audience. Namaskar. Thank you, ABP Conclave. थैंक यू सो मच जेंटलमैन। तालियां सब कुछ कह सकती हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। रोम रोम में, सांस सांस में सुर आज हमने अपने सामने देख लिया है। थैंक यू वेरी मच रोमाना एज वेल। पुशान चक्रवर्ती जी से दरख्वास्त करूंगी टू जॉइन अस ऑन स्टेज एज वेल एज अभिजीत कुमार।